मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्लस्टर एनालिसिस के बारे में आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बताया था। आज हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे आज हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग हमारी क्या होती है? जैसे आपने एक वर्ड सुना अंग्रेजी का हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? एक के बाद एक के ऊपर एक। तो अब हमारे पास मान लीजिए कि बहुत सारा डेटा आ गया। अब उस डेटा में से हमको उसकी क्लस्टरिंग करनी है और मुझे पहले से नहीं पता है कि उसके अंदर हमारे 5 क्लस्टर बनेंगे कि 10 बनेंगे, मुझे नहीं पता है। तो हमारे पास 2 प्रकार के तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि जब हम आरंभ करते हैं तो हम ये मान लें कि हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशन थे उतने क्लस्टर हैं। अर्थात अगर हम कहें हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन थे तो हमारे पास 100 क्लस्टर हैं और हर एक क्लस्टर में एक एक यूनिट है। और फिर हम उसमें से उनके बीच की जो दूरी है, हमारी जो डिस्टेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक उदाहरण भी दिया था, उस डिस्टेंस मैट्रिक्स के द्वारा हम अपने किसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। और जिस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहले हम 2 ऑब्जर्वेशन को आपस में क्लब करेंगे और उसी तरीके को अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने ग्रुप्स या अपने क्लस्टर को आपस में मिलाते जाएंगे, फाइनली क्या होगा, आपका एक क्लस्टर बन जाएगा जिसमें खाली 100 की 100 यूनिट्स होंगी, 100 के 100 ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो क्या हुआ, आपने शुरुआत करी 100 क्लस्टर से और आपने यहाँ पे एक क्लस्टर बना दिया फाइनली जिसमें खाली 100 ऑब्जर्वेशंस है। अब एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका क्या है कि हम पहला क्लस्टर बना लें 100 यूनिट का और फिर उसके अंदर हम देखें कि कौन कौन से हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका किस प्रकार से बिहेवियर है, उनकी किस प्रकार से डिस्टेंस मैट्रिक्स आती है और उसकी बेसिस पे हम उनको आगे क्लस्टर्स में डिवाइड करते जाएं। तो उसमें से क्या होगा, आप शुरुआत करेंगे एक क्लस्टर से जहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशन और फाइनली आपके पास यहाँ पे 100 क्लस्टर्स बन जाएंगे जिसमें हर एक क्लस्टर में एक ऑब्जर्वेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या हुआ, आपने हायरार्की में आपने क्लस्टर बनाए हैं, या तो अपने एक क्लस्टर से आपने उनको छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए हैं, उनका साइज कम किया है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाए हैं, या आपने एक एक साइज का क्लस्टर से शुरुआत की है और अपने नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम किए हैं और आप आगे बढ़ते चले गए हैं। इस तरह के हमारे पास 2 प्रोसीजर्स होते हैं जिनके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। और इन 2 प्रोसीजर्स के हमारे से संबंधित हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आप जब क्लस्टरिंग कर रहे हो तो क्लस्टरिंग अच्छी है कि ख़राब है, उसके जो डेंड्रोग्राम्स हैं उसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। हम अपने क्लस्टर्स में, जैसे इस उदाहरण में हम 1 से 100 तक के क्लस्टर्स बना सकते हैं, लेकिन हमको बीच में कितने क्लस्टर चाहिए इसका फैसला किस प्रकार से किया जाएगा। इस तरह के हमारे भिन्न भिन्न जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनकी चलिए हम बात आज इस लेक्चर में करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। राइट, तो इस हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में हम अपने डेटा को एक ही बार में, एक ही स्टेप पर हम क्लस्टर में नहीं कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ पे सीरीज ऑफ पार्टीशंस होते हैं। राइट, और हम इस सीरीज ऑफ पार्टीशंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम अपना क्लस्टरिंग करते हैं। तो इसमें से क्या होगा, हमारे पास या तो एक क्लस्टर हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हो, या हमारे पास यहाँ पर जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उतने ही क्लस्टर हैं, अर्थात कि हर एक क्लस्टर में हमारा एक ऑब्जर्वेशन आ जाए। तो इस तरह की हमारे पास यहाँ पर अप्रोचेस होती हैं और इसीलिए हम इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम 2 अप्रोचेस में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारी होती है एग्लोमेरेटिव अप्रोच और दूसरी हमारी होती है डिविजिव अप्रोच। तो ये जो हमारे एग्लोमेरेटिव और डिविजिव मेथड्स होते हैं, इनके अंदर हम इसी प्रकार का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, एग्लोमेरेटिव मेथड्स में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सक्सेसिव फ्यूजन करते हैं, अर्थात हम अपने ग्रुप्स को ज्वाइन करते जाते हैं। राइट, और उसी की जगह जो हमारे डिविजिव मेथड्स होते हैं उसके अंदर हम एक क्लस्टर से हम उनको एंड इंडिविजुअल के क्लस्टर्स में सक्सेसिवली हम उनको डिवाइड करते जाते हैं। राइट, तो ये देखिए फर्क होता है। तो एग्लोमेरेटिव में क्या होगा कि आपने मान ली आपके पास अगर 4 इंडिविजुअल्स हैं तो अगले स्टेप पर आप उसको 2 को आप 1 में कर देंगे और आप मान लीजिए कि 1 को
ऐसे रखा और फाइनली आपको यहाँ पर एक क्लस्टर मिल जाएगा जिसके अंदर चारों यूनिट्स होंगी। और जबकि हमारा जो भी डिविजिव मेथड होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप 4 यूनिट का ये पहला क्लस्टर लेंगे और फिर अगले स्टेप में आप उसको 2 यूनिट में मान लीजिए डिवाइड कर दिया, फिर आपने एक यूनिट में अलग-अलग उसको आपने किया और फिर अगले स्टेप में फाइनली आपने उसको 4 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया जहाँ पर हर एक क्लस्टर में एक-एक यूनिट होगा। तो ये जो हमारे एग्लोमेरेटिव मेथड्स होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एजीनेस। इसका मतलब होता है एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग। और जो हमारे डिविजिव मेथड्स होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डायना। डायना का मतलब है डिविजिव एनालिसिस, राइट। तो जो डी आई का हमारा डी हो गया और ए एन ए का हमारा एनालिसिस ए एन ए आ गया और डिविजिव से डी आई आ गया, राइट। और उसी तरह से एग्लोमेरेटिव का हमारा ए जी हो गया और नेस्टिंग का हमारा एन ई एस हो गया। तो अब हम यहाँ पे अपने एग्लोमेरेटिव और डिविजिव मेथड दोनों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें से हम किस प्रकार से कार्य करते हैं और उसके साथ में हमारी संबंधित कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्लोमेरेटिव मेथड्स के बारे में बात करते हैं। जो डिविजिव मेथड इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ये सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं पीएन। पीएन क्या है? पीएन के अंदर हमारे एन सिंगल मेंबर क्लस्टर हो गए हैं। अर्थात आपने क्या किया कि आपके पास अगर एन ऑब्जर्वेशंस थे तो आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को एक क्लस्टर में डाल दिया। तो इनको हम, इसकी जो टर्मिनोलॉजी हमारी होती है इसको हम कहते हैं रूट्स। और उसी को अगर हम आगे आते जाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, P1। तो P1 में क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार से Pn के अंदर हमारे n क्लस्टर्स बन गए थे उसी तरह से हमारे P1 में हमारा एक क्लस्टर बनेगा जिसके अंदर हमारे सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे और इसको हम बोलते हैं लीफ। तो इसलिए जो भी हमारे एग्लोमेरेटिव मेथड होते हैं इसमें से क्या होता है कि हमारे पास हर स्टेप पर एक पार्टीशनिंग होती जाती है और हमारे पास सीरीज ऑफ पार्टीशंस आ जाती हैं जिनको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं Pn-1 अप टू P1। तो अगर इस तरह की एग्लोमेरेटिव मेथड को आपको अगर क्लस्टरिंग में लगाना है तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन का एक क्लस्टर बनाइए। तो आपके पास अगर n ऑब्जर्वेशन है तो आपके पास n क्लस्टर बन जाएंगे और उनके अंदर हमारे पास जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हमने मान लिया बोल दिया C1 C2 Cn। अब इसके बाद C1 C2 Cn से हम जो भी हमारे सबसे करीब के जो हमारे क्लस्टर्स होंगे उनको हम देखेंगे। इसको कैसे देखेंगे? उसके लिए आप अपनी जो भी डिस्टेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो भी हमारे सबसे करीब के हमारे 2 क्लस्टर्स हैं उनका जो पेयर होगा, मान लीजिए कि वह हमारे पास 2 क्लस्टर हैं CI और CJ, ये हमारे सबसे करीब हैं। तो उसमें से हम क्या करेंगे कि हम CJ को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स को हम 1 से कम कर देंगे और हम अपने CI और CJ को एक साथ मिला देंगे। इसी प्रकार के इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक स्टेप पर हम अपने जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं जो हमारे सबसे करीब होंगे उनको हम आपस में फ्यूज़ करते जाएंगे। फ्यूज़ करने का मतलब मिलाते जाएंगे और इनको हम बोलते हैं एक्चुअली नोड्स। इनका नाम हम होता है, हमारा टेक्निकल नाम नोड होता है। अब यहाँ पर हम अपने डिफरेंट तरीके के जो हमारे डिस्टेंस मैट्रिक्स को बनाने के तरीके थे, डिफरेंट हमारे सिमिलरिटी मेजर्स हैं, उनको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने भिन्न-भिन्न प्रकार के जो एग्लोमेरेटिव मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिवाइस कर सकते हैं, राइट? तो अब देखिए, एग्लोमेरेटिव और डिविजिव मेथड्स में कुछ हमारे खास पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। हमारे जो भी ये डिविजन्स या जो फ्यूजन्स होते हैं, ये हमारे एक बार होने के बाद में वापस हम उनको रिकवर नहीं कर सकते हैं, राइट। एक बार अगर हमने उनको ज्वाइन कर दिया तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं और अगर एक बार मैंने उनको सेपरेट कर दिया तो हम उनको फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो हर एक स्टेप पर अपने क्लस्टरिंग पर वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को या एक्सपेरिमेंटर को एक फैसला करना पड़ता है कि हमको किस जगह पर रुकना है और कहाँ पर हमको ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमको मिल गए हैं। और ये जो हमारा जो भी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है इसको हम एक डेंड्रोग्राम के द्वारा ग्राफिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं। उससे हमारा ये फैसला लेना आसान हो जाता है। तो ये हमारे
डेंड्रोग्राम क्या होते हैं? डेंड्रोग्राम हमारा जो भी होता है, हमारे इन इंडिविजुअल्स का जो डिवीज़न या जो फ्यूज़न हर एक सक्सेसिव स्टेज पर हो रहा है, जहाँ पे हम उनको क्लासिफ़ाई करते जा रहे हैं, चाहे हम डिवाइड कर रहे हैं या उनको फ्यूज़ कर रहे हैं, उसको ये ग्राफ़िकली यहाँ पर प्रेज़ेंट करता है। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने एक आपको डेंड्रोग्राम का एक उदाहरण लिया हुआ है और इसके द्वारा हम आपको एग्लोमेरेटिव और डिविजिव मेथड्स हैं, उनके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्लोमेरेटिव अप्रोच की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्लोमेरेटिव में क्या आपका होगा कि आपको यूनिट्स को जॉइन करना है। तो देखिए पहली स्टेज में आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये 5 तरीके की 5 इंडिविजुअल्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, उनको आपने हर एक यूनिट को एक क्लस्टर में रख लिया है। राइट, तो जैसे मानिए हमने कहा कि आप आगे बढ़ते हैं और पहली स्टेज में आपने ए और बी को आपस में कंबाइन कर दिया और डी और ई को आपस में कंबाइन कर दिया और सी आपका कहीं भी कंबाइन नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्टेज में हमने क्या किया, ये सी और डी ई का जो हमारा क्लस्टर आया था, इनको हमने आपस में कंबाइन कर दिया। तो देखिए दूसरी स्टेज में आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ए और बी और एक आपका सी डी ई। और उसके बाद में मान लीजिए कि तीसरे स्टेज में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो चौथी स्टेज में आपका क्या हो जाएगा कि ये आपके दोनों जो आपके क्लस्टर्स हैं, ए बी और सी डी ई, ये भी हमारे आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे खाली एक ही क्लस्टर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें से देखिए ये जो हमारे इंडिविजुअल हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, इनको हम बोलते हैं लीफ, और जो हमने अंत में यहाँ पे एक क्लस्टर बना दिया है, इसको हम बोलते हैं रूट। राइट, तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे एग्लोमेरेटिव मेथड काम करते हैं। डिविजिव मेथड कैसे काम करेंगे, बिल्कुल इसी के उल्टे होंगे। अब इसी स्लाइड में जरा से हम अपने डिविजिव मेथड को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टेज 0 पर क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक ही क्लस्टर में थे। आपने उसको ए बी सी डी ई फॉर्मेट में कर दिया। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो सबसे पहले आपने उसको जो भी है सी डी ई में उसको एक क्लब कर दिया और ए बी आपका आगे ही ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद में आपने तीसरी स्टेज में मान लीजिए सी डी ई को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सी और डी ई में, और ए और बी को आपने यहाँ पर एक साथ कर दिया और उसके अगले हिस्से में आपने ए बी को भी ए और बी में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे आपका डी ई था, ये भी आपका अलग-अलग डिवाइड हो गया और सी यहाँ से डिवाइड हो चुका था। तो आप देखेंगे फाइनली आपके यहाँ पे 5 क्लस्टर्स बन गए और हर एक क्लस्टर में एक-एक यूनिट है ए, बी, सी, डी, राइट? तो इस प्रकार से हम अपने डेंड्रोग्राम के द्वारा एग्लोमेरेटिव और जो डिविजिव मेथड्स होते हैं उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं। अब इसमें से आप अगर देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए इस जगह पर आप अगर एक लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कि अगर आपको यहाँ पे आपके पास एक क्लस्टर आ गया सी डी ई और बाकी आपके हो गए ए बी, एक साथ 2 क्लस्टर बन गए। लेकिन आप अगर अगली स्टेज में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 क्लस्टर बन गए। एक में हो गया ए बी, एक में सी अकेला और दूसरे में डी ई। तो इस तरह से अब आपको ये डेंड्रोग्राम किस जगह पर काटना है, यह आपको फैसला खुद से करना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए जब हम यहाँ पर इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं कि किसी क्लस्टरिंग टेक्नीक में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, तो या हमारे पास कितने क्लस्टर्स होंगे, इस सवाल का हम जवाब देने के लिए हम इस डेंड्रोग्राम की सहायता लेते हैं और हम अपने इस डेंड्रोग्राम को उस जगह पर काट देते हैं जहाँ से हमारे पास एक बेस्ट फिट का हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स आ रहे हैं, जहाँ हमारा डेटा बेस्ट फिट हो रहा है। राइट, और इनफॉर्मली अगर हम कहें तो हम क्या करते हैं कि ये जो फ्यूजन्स लेवल्स के डिफरेंस लेवल्स हैं, उनको हम यहाँ पर एग्जामिन करते हैं कि किस प्रकार से फ्यूजन की जो प्रक्रिया है वह पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में हो रही है और उसके बाद हम उसका वहाँ से आंखों से देख करके हम उसकी वहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। उसके साथ ही हम आपको आगे बताएँगे हमारे पास जब हम इसको आर सॉफ्टवेयर में करेंगे कि हमारे पास कुछ एनालिटिकल मेथड्स भी होते हैं, जिसके द्वारा हम इन ग्रुप्स को हम टेबुलेट कर सकते हैं कि हर एक ग्रुप में कितने-कितने ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं और हम ये कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि हम किसी डेटा में 4 ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, कि 5 ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं। तो अपने इस डेंड्रोग्राम के द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन और उन एनालिटिक मेथड दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमारे पास
कितने क्लस्टर्स हमारे बनने चाहिए जो हमारे लिए ऑप्टिमम होंगे। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन के भी मेथड्स अवेलेबल होते हैं, जिनको हम आर सॉफ्टवेयर के द्वारा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस डेंड्रोग्राम में काम करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें हम किस प्रकार से काम करते हैं। तो हमारी जो भी हर एक इस डेंड्रोग्राम की जो लीफ होती है, वो हमारे हर एक ऑब्जर्वेशन को डिनोट करती है। और जैसे-जैसे हम इस डेंड्रोग्राम का जो हमारा ट्री बना है, पेड़ बना है, आप अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे, अगर आप इसको अगर घुमा देंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर एक ये ट्री बना हुआ है और यहाँ पे उसकी पत्तियाँ निकलती आ रही हैं और फाइनली हर एक पत्ती यहाँ पर इस तरीके से बन गई है। जैसे पेड़ को मैंने हॉरिज़ॉन्टल कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? इसीलिए हम इसको ट्री डायग्राम भी कहते हैं। तो हम इस ट्री में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो ऑब्जर्वेशन जो आपस में सिमिलर होते हैं, वो हमारे ब्रांच में कंबाइन कर दिए जाते हैं और जो हमारी ब्रांचेज़ हैं, वो हम जो ऊपर आगे जाते-जाते हैं, वो आपस में भी फ्यूज़ कर दी जाती हैं। तो जैसे-जैसे हम अपने इस ट्री में ऊपर की ओर जाते जाएँगे, हमारा फ्यूज़न लेवल बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो भी हमारी एक हमने यहाँ पे जो भी अगर हम एक वर्टिकल एक्सिस अगर हम यहाँ पे तैयार कर देंगे, तो ये जो हाइट ऑफ फ्यूज़न है, जो मुझको इस वर्टिकल एक्सिस के द्वारा इंडिकेट करी जाएगी, ये हमको 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देगी। और जितनी ज़्यादा हमारे इस हाइट ऑफ फ्यूज़न हमारा कितना ज़्यादा ऊँचा होगा, ऑब्जर्वेशन हमारे कम से कम सिमिलर होते जाएँगे, राइट? और जो भी हमारे 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर मुझे उनके बारे में कुछ कंक्लूड करना है कि वो आपस में किस प्रकार से करीब हैं, तो इस तरह के जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हम अपने इस ट्री की जो हाइट है, वहाँ पे जहाँ पर हमारे उन ब्रांचेस को आपस में फ्यूज़ किया जा रहा है, हर एक ब्रांच में हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन फ्यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर हम इसको देख कर के 2 ऑब्जर्वेशन की प्रॉक्सिमिटी के बारे में कुछ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। राइट। आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में जो भी हमारी निकटता है, ये जो प्रॉक्सिमिटी है, उसको हम अपनी हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं और इसके द्वारा हमको कोई कंक्लूज़न नहीं मिलेगा कि हमारे ऑब्जर्वेशन आपस में सिमिलर हैं कि नहीं हैं। राइट। और उसके बाद हम अपने डेंड्रोग्राम को हम एक किसी सर्टेन हाइट पर हम उसको कट कर देंगे और जहाँ पर हम उसको कट करेंगे, वहाँ पर हमको कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, उसकी संख्या वहाँ पर मिल जाएगी। और ये कार्य हमारा उसी प्रकार का है कि जिस प्रकार से के मीन्स क्लस्टरिंग में हमने के का काम किया था। हमने के की वैल्यू को पहले असाइन कर दिया था, उसके बाद में हमने अपने ऑब्जर्वेशंस को उतने क्लस्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश करी थी। राइट। तो जैसे देखिए हम आपको एक यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए ये आपकी यहाँ पर हाइट हो गई है। राइट। हमने उसी अपने डेंड्रोग्राम को जो मैंने आपको हॉरिज़ॉन्टल करके समझाया था, उसी को मैंने यहाँ पे वर्टिकल बना दिया है। आपको सॉफ्टवेयर में ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको हॉरिज़ॉन्टल डेंड्रोग्राम चाहिए कि वर्टिकल चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पर अगर आप देखते जाएँगे, तो अगर हम मान लीजिए इस ट्री को अगर हम मान लीजिए यहाँ कहीं पे काट देते हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स यहाँ पर मिलते जाएँगे कि आपको कितने-कितने क्लस्टर्स आपको यहाँ पर लेने हैं। और ये जैसे-जैसे आप हाइट में ऊपर बढ़ते जाएँगे, आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम होते जाएँगे। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम काटते हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ यहाँ पे एक क्लस्टर पॉइंट ये और एक क्लस्टर पॉइंट ये हमारा होगा और इनके बीच की देखिए जो दूरी है, कि इससे आपको पता भी चल रहा है कि 2 क्लस्टर्स के बीच में कितनी प्रॉक्सिमिटी है या ऑब्जर्वेशन के बीच में हमारी किस प्रकार की निकटता है। और इसी में आप अगर देखते जाएँगे, जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएँगे, तो सिर्फ़ आपको यहाँ पे खाली एक क्लस्टर ही मिलेगा। इस प्रकार से हम अपने इस डेंड्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं और हम उनको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। ये डेंड्रोग्राम हमारे आर सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर हम इसको इस जगह पर अगर हम ये काटते हैं, तो हमको यहाँ पे 6 क्लासेस मिलेंगे और अगर हम इसको यहाँ पर काटते हैं, तो हमको यहाँ पर 4 क्लासेस मिलेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी हम कभी डेंड्रोग्राम में इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम अपने भिन्न-भिन्न तरीके के सिमिलरिटी मेजर्स और जो डिस्टेंस मेजर को अगर हम इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारा डेटा सेट हमारा एक ही रहता है, अर्थात एक ही डेटा सेट पे अगर हम भिन्न-भिन्न तरीके के सिमिलरिटी मेजर्स और जो डिस्टेंस मेजर्स यूज़ करेंगे, तो ये हमको जो है क्लस्टरिंग का जो पैटर्न है और डेंड्रोग्राम हमको अलग-अलग मिलते जाएँगे। ये हम आपको आगे जब हम अपना कोई एक डेटा सेट लेंगे, वहाँ पे आपको हम करके दिखाएँगे कि एक ही डेटा सेट में अगर हम
अलग अलग हम सिमिलरिटी मेजर या डिस्टेंस मेजर लेते हैं तो उनके डेंड्रोग्राम अलग अलग आते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे आपको डेटा नहीं लिया हुआ है, मैंने कोई एक डेटा ले करके जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज और वॉल्स मेथड, ये 4 मेथड हम आगे कंसीडर करेंगे। उसके देखिए मैंने आपको एक ही डेटा सेट में ये 4 डेंड्रोग्राम बन के दिखाएँ। आप उसको अगर क्लोज़ली देखोगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये चारों जो हमारे डेंड्रोग्राम हैं ये आपस में अलग-अलग हैं। राइट, इसीलिए हम आपको यही यहाँ पे बताना चाहते थे कि आप जब भी कभी किसी सिमिलरिटी मेजर को और किसी डिस्टेंस मेजर को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए कि अगर आप अपना मेथड और तरीका बदलेंगे तो आपका नंबर ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टरिंग के अंदर कौन-कौन से इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, ये सब बदलता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम इस प्रकार की हायरार्किकल क्लस्टरिंग करते हैं तो उसमें से हमारे पास किस-किस तरह की समस्या आती है। हमारे पास 2 चीज़ें हैं जो हमको समझना है, एक को कहते हैं हम ट्रेनिंग पॉइंट्स और दूसरे को कहते हैं नॉइज़ पॉइंट्स। तो जब भी हमारे क्लस्टर्स की एक लोअर लेवल पर क्लस्टरिंग करने की टेंडेंसी होती है, जब भी हमारे ऑब्जर्वेशंस को एक रिलेटिवली लो लेवल पर क्लस्टर बनाने की टेंडेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और जो भी हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम बीच में एक सीरीज़ ऑफ इंटरमीडिएट के द्वारा हम उनको लिंक कर सकते हैं, राइट? और अगर अगर हमारे पास अगर कम संख्या के अगर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, देन उन केस में जो हमारे रिलेटिवली थोड़ा-सा डिस्टेंस क्लस्टर होते हैं, वो उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन को करने में फेल हो जाते हैं। और इस तरह के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉइज़ पॉइंट्स। जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर देखिए आपके पास 2 तरह के यहाँ पे क्लस्टर्स बने हुए हैं, एक हम यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं और एक हम यहाँ पर ग्रुप कर सकते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे कम संख्या में ऑब्जर्वेशन है और वो आपस में दोनों क्लस्टर की दूरी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो दोनों क्लस्टर्स के करीब हो सकते हैं। हम अगर चाहें तो हम इन 2 पॉइंट्स को इस तरीके से भी इस क्लस्टर में डाल सकते हैं और अगर हम चाहें तो इन 2 पॉइंट्स को अगर हम इन 2 क्लस्टर्स के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे वेल सेपरेटेड क्लस्टर्स होते हैं, वहाँ भी हमारे पास इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉइज़ पॉइंट्स, राइट? तो अब ये जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स को अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है। इसको हम ये भी ग्राफिकल मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं एल्बो मेथड। एल्बो का मतलब क्या होती है? हमारे हाथ की कोहनी। तो आप अगर देखोगे आपका हाथ किस तरीके से होता है, इसी इसी तरीके का तो होता है। यहाँ पे आपकी मसल्स हैं और यहाँ पे आपके फिंगर्स हैं, इसी तरीके। तो ये आपकी क्या है? एल्बो, राइट। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग में जो हमारी कई मीन्स टेक्निक में अगर हमको ये निकालना है कि हमारे कितने क्लस्टर्स होंगे, तो उसके लिए हम एल्बो मेथड करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कई मीन्स क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करने के लिए पहले हम के की कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मैंने 1 से 10 के बीच में के की वैल्यू ले ली और उसके बाद हम अपना जो भी के मीन्स क्लस्टरिंग का जो एल्गोरिथम है अपने डेटा सेट पे निकालेंगे और हर एक के की वैल्यू के लिए हम विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम WCSS कहते हैं, विदिन का W, क्लस्टर का C, सम ऑफ स्क्वायर्स का SS। इसको हम हर एक वैल्यू जो के की वैल्यू है उसके लिए निकालेंगे। तो ये हमको क्या होगा, ये सॉर्ट ऑफ हमको विदिन ग्रुप वेरिएबिलिटी या विदिन क्लस्टर वेरिएबिलिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। और उसके बाद हम एक वहाँ पे लाइन चार्ट या कर्व चार्ट प्लॉट कर देंगे जहाँ पर हम एक एक्सिस पर के और एक्स एक्सिस पर के और वाई एक्सिस पर हम WSS को लेंगे। और ये जो अगर हमारी ये जो चार्ट आता है, अगर ये मेरे को एक आर्म की तरह लगता है, हमारे हाथ की तरह लगता है, तो उस हाथ में किस प्रकार से हमारी एल्बो होती है या जहाँ पे हमारा कर्व का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसको वहाँ पर हम अपने उस जो बेस्ट वैल्यू ऑफ के को मान लेंगे। तो जिस जगह पर हमारी यहाँ पे एल्बो होगी, वहाँ पर हम कह देंगे कि अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू जो भी आ रही है, अगर हम इतने क्लस्टर बनाएँगे तो वो हमारा ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे, राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी हमारा एक मेथड है, ये एल्बो मेथड भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हरदम अच्छा ही काम करे और ख़ास तौर पे तब जब हमारे डेटा की क्लस्टरिंग अच्छी नहीं होती है,
राइट। तो इसी में देखिए, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि ये आपको एल्बो मेथड किस तरीके का होगा, तो हमने एक अपने डेटा सेट में यहाँ पर हमने के की वैल्यू ले ली है, और यहाँ पे हमने जो भी डब्ल्यू सी एस एस की वैल्यू ले ली है। और देखिए, के की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पर वैल्यू है, के की वैल्यू 2 के लिए ये वैल्यू है। और इस कर्व को आप अगर देखेंगे तो इस जगह पर कहीं पर आपको देखिए एक जैसे कैसे हमारे हाथ की कोहनी होती है, उस तरीके का फिगर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पर कोई भी अपने के की वैल्यू है 4 या 5 है, कोई भी ले सकते हैं। अब ये कहना कि यहाँ पे 4 है कि 5 है, ये बहुत कठिन काम होगा। लेकिन इस कर्व पे आप देख सकते हैं बहुत से, आप अगर आपको देखना है तो आप जो WCSS की वैल्यू को देख लीजिए, कहाँ पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम आ रही है। और साथ ही में आप ये भी देख लीजिए कि प्रैक्टिस में अगर आप 4 क्लस्टर लेते हैं या 5 क्लस्टर लेते हैं, तो वो आपके लिए कौन आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन देगा। क्योंकि कितने क्लस्टर चाहिए, ये हमारा उस डेटा एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। राइट। तो इसलिए हम हरदम ये चाहते हैं कि हमारा जो WCSS है वो हमारा छोटे से छोटा होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा के बढ़ता जाएगा, WCSS हमारा भी ज़ीरो की ओर बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू कम होती जाती है। और अगर हम एक्सट्रीम केस में बात अगर हम करते हैं, तो अगर हमारा WCSS ज़ीरो हो जाता है, देन तो हमारा जो के हमारा क्या हो जाएगा, कितने भी हमारे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, अर्थात हर एक क्लस्टर में एक-एक ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और उसके द्वारा फिर तो हमारे कोई क्लस्टरिंग में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन हमारा गोल ये होता है कि हमको के की एक छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू चाहिए, जहाँ पर के की वैल्यू भी छोटी हो और वहाँ WCSS की जो वैल्यू है, वो भी ज़ीरो है। तो अर्थात मुझको अपनी वेरिएबिलिटी के साथ में कुछ एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है, जहाँ पर हम के की वैल्यू को ले सकें। राइट। और ये जो हमारी लोकेशन ऑफ बेंड होती है, कि जिसको हम बोलते हैं नी, जैसे आपका कर्व देखिए यहाँ पर बेंड करने लगा था, तो ये जो हमारी लोकेशन ऑफ बेंड होती है जिसको हम बोलते हैं नी, ये उस प्लॉट में एक इंडिकेट करता है कि इसके आसपास अगर आप के की कोई वैल्यू लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिल जाने चाहिए। राइट। और जो हमारी एल्बो है, ये हमारी जिस पॉइंट से हमारा यहाँ पर डिक्रीमेंट के की वैल्यू के साथ में होने लगता है, ये आपको दिखाता है। राइट। उसके अलावा हमारे पास अगर अपने ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स को निकालना है, तो हमारे पास एक और अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्केलेट मेथड। तो ये जो हमारा एवरेज स्केलेट मेथड या जो अप्रोच होती है, ये हमारे क्लस्टरिंग की क्वालिटी को मेजर करती है। राइट। ये यह निकालने की कोशिश करती है कि हमारे हर एक जो ऑब्जर्वेशन है या जो ऑब्जेक्ट है, हर एक क्लस्टर के अंदर किस प्रकार से लाई करता है। और अगर हमारी इसकी जो एवरेज सिलेक्ट की जो विड्थ होती है, ये अगर हाई आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी क्लस्टरिंग अच्छी है। और ये जो हमारा एवरेज सिलेक्ट मेथड होता है, ये हमारा एवरेज सिलेक्ट जो कंप्यूट करता है, ये हमारे सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंट वैल्यू की जो के होती है उसके ऊपर करता है। अर्थात अपने अपने ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को, जो भी हमारी के की अलग-अलग वैल्यूज़ हमने चूज़ करी हैं, हर एक के की वैल्यू के लिए ये हमको एवरेज स्केलेट की वैल्यू बताता है। राइट। अब उसमें से हमको अगर ये निकालना अगर है कि हमारा ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होने चाहिए, तो इसलिए जो भी जिस जगह पर हमारा जो हमारा एवरेज सेलेक्ट की जो वैल्यू है, कि वो की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारी मैक्सिमम होगी, उसको हम मान सकते हैं कि हमको वहाँ पे वो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के है, और हमको उतने क्लस्टर्स की आवश्यकता पड़नी चाहिए। और इसको निकालने के लिए हमारे आर सॉफ्टवेयर में एक SILHOUETTE सेलेक्ट फंक्शन होता है इस क्लस्टर पैकेज में। तो इसके द्वारा हम इस एवरेज सिलेक्ट विथ को आराम से निकाल भी सकते हैं। राइट। तो आप देखोगे कि ये सारे कैलकुलेशन आपके सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये सिलेक्ट वैल्यू हमारी किस प्रकार से डिफाइन होती है, तो ये जो हमारी सिलेक्ट वैल्यू हर एक डेटा पॉइंट पर यह मेजर करती है कि यह पॉइंट अपने उसी क्लस्टर के अंदर अपने जो बाकी पॉइंट्स हैं उनसे कितना मिलती है, उससे कितना ज़्यादा सिमिलर है। और ये कंपैरिजन होता है कि अगर यह पॉइंट हमारे अलग-अलग क्लस्टर्स में होता तो। राइट। तो अलग-अलग क्लस्टर्स के जो भी पॉइंट हैं उसके सापेक्ष में ये जो एवरेज सेलेक्ट वैल्यू है, यह मेजर करती है कि उस दिए हुए क्लस्टर के अंदर वो हमारा पॉइंट बाकी ऑब्जर्वेशन से कितना क्लोज है।
तो इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो जो मैथमेटिकली हमारी सेलेक्ट वैल्यू है एस आई, हमारे किसी ith पॉइंट के लिए इस प्रकार से डिफाइन होती है, एस आई इज इक्वल टू बी आई माइनस ए आई डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन ए आई एंड बी आई। तो यहाँ पे आपका ए आई बी आई क्या है? ए आई आपका है जो भी ith पॉइंट का बाकी अदर पॉइंट से उसी क्लस्टर के अंदर उनका एवरेज डिस्टेंस, अर्थात अगर मैंने कोई एक पॉइंट किसी क्लस्टर के अंदर लिया हुआ है और उस पॉइंट का उस क्लस्टर के अंदर जो हमारे बाकी पॉइंट्स हैं उनके साथ में दूरी निकाली गई और उनका एवरेज निकाल लिया गया। उसी तरीके से हमारा जो बी आई हमारा क्या है? बी आई हमारा है जो भी हमने अगर अपना ith पॉइंट अगर लिया है और इसको अगर मैंने जो बाकी क्लस्टर्स हैं उनके साथ में उनके के बीच की सारी दूरी निकाली, तो ये जो हमारी बी आई आ जाएगी ये हमारा मिनिमम एवरेज दूरी आ जाएगी कि जो कि हमारे ith पॉइंट की बाकी क्लस्टर्स के साथ में जो हमारे पॉइंट हैं उनके साथ में जो मिनिमाइज करी हुई दूरी है, राइट। तो इस ए आई और बी आई को निकालने के की वैल्यू निकालने के बाद आप अपनी इस एस आई की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं और ये जो एस आई की वैल्यू है ये हमारी -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो इसका हमारा इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से आता है कि अगर हमारे इस एस आई की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा ith ऑब्जर्वेशन है वह अपने क्लस्टर के अंदर बहुत अच्छे से मैच हो गया है और ये ith ऑब्जर्वेशन बाकी क्लस्टर के साथ में अच्छे से मैच नहीं हुआ है। ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारे जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमारे पास सेलेक्ट वैल्यू हाई आती है, देन उस केस में हम कहते हैं कि जो हमने क्लस्टरिंग का सॉल्यूशन निकाला है वो हमारा एप्रोप्रिएट है, ठीक है, और उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और द अदर साइड अगर हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट की अगर सेलेक्ट वैल्यू अगर 0 कम या नेगेटिव आई अगर है अगर, देन उस केस में हम कहते हैं कि जो भी हमारा क्लस्टरिंग सॉल्यूशन है उसमें से बहुत ज़्यादा या बहुत कम क्लस्टर हो सकते हैं, जो शायद बहुत अच्छी बात नहीं है, राइट। कुछ हमारी जो सिलेक्ट वैल्यू की जो रेंजेस हमारी इस प्रकार से दी गई हैं और इसकी जो वैल्यू आती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको दे करके हम अपने इस प्रकार के कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर हमारे सिलेक्ट वैल्यू अगर 0.71 और 1 के बीच में अगर आती है तो इसका हम इंडिकेशन होता है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि हमारे क्लस्टरिंग में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो हमको मिल गया है। अगर यही रेंज हमारी 0.5 और 1 और 0.7 के बीच में होती है तो इसका मतलब है कि हमको क्लस्टरिंग का एक रीजनेबल स्ट्रक्चर मिल गया है। एस आई की वैल्यू अगर 0.26 और 0.5 के बीच में होती है इसका मतलब है कि जो हमारा क्लस्टरिंग का स्ट्रक्चर है वो हमारा कमज़ोर है और ये हमारा आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और अगर इसकी वैल्यू अगर हमारी 0.25 से भी कम अगर आती अगर है अगर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है, राइट। तो इसी तरीके से आप अगर देखेंगे, आप अगर यहाँ पे जो भी हमने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स लिए हैं उसके बीच में और जो एवरेज सिलेक्ट विड्थ है उसके बीच में आप अगर यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा और आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद से यहाँ पर परिवर्तन होना शुरू हो गया है और ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है एस आई की जो आपकी यहाँ पे 0.4 के आसपास है, राइट। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे कि तो हम अपने जो क्लस्टरिंग एनालिसिस में इस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं और अपने भिन्न-भिन्न तरीके के कंक्लूजन्स निकालते हैं। अब अगर इसी कार्य को अगर मुझे अपने आर सॉफ्टवेयर में करना अगर है अगर, तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स क्या होगा कि हमको अपने सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है और जो भी हम क्लस्टर एनालिसिस में जिस डिस्टेंस मैट्रिक्स या सिमिलरिटी मेजर को हम लेना चाहते हैं, उसके लिए हमको अपने डेटा को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको जब हमारा डेटा आ जाएगा तो हमको अपने हायरार्किकल क्लस्टरिंग को कंप्यूट करना पड़ेगा, जो भी हमारे उसके भिन्न-भिन्न तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद में हमको उसका जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनका हमको डेंड्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उस डेंड्रोग्राम को समझना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद में हमको फाइनली कि हमारे उस क्लस्टर एनालिसिस में हमारे ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे, अर्थात हमको कितने क्लस्टर की आवश्यकता है, ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। किसके लिए हम अपनी जो भिन्न-भिन्न तरीके की जो हमने टेक्निक्स यूज़ करनी है उनका हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने आपको हायरार्किकल क्लस्टरिंग करने के लिए कौन-कौन से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करी।
और उनके साथ में उनका क्या-क्या इंटरप्रिटेशन होता है उसके बारे में बात करी। और साथ ही आपको हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग करने के लिए जो हमारी एक्चुअली प्रैक्टिस में बहुत ही यूज़फुल होती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसको करने के लिए हमारे पास क्या-क्या स्टेप्स आएँगे, उसके बारे में बात करी। तो हर स्टेप पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका डेटा का साइज़ बहुत बड़े साइज़ का बहुत बड़ा है। आपको डेटा को देख कर के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन तो निकालनी है। तो आप उस डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को अपने भिन्न-भिन्न तरीके के ग्राफ़िक और जो एनालिटिकल टूल्स हैं, उनके द्वारा आप इनको यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इस तरह की प्रैक्टिस होना चाहिए कि इस तरह के डेंड्रोग्राम को देख कर के आपके पास किस तरह के कंक्लूजन्स आएँगे, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और उसी के अंदर डेटा के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी छिपी हुई है, उसको हम अपने भिन्न-भिन्न तरीके के जो स्टैटिस्टिकल टूल हैं, उनके द्वारा भी देखने की कोशिश करते हैं। और हर डायरेक्शन से ये बात कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा ग्राफिकल या एनालिटिकल मेथड्स जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारे डेटा के अंदर छुपी हुई जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका पैटर्न है, उसके हिसाब से जो क्लस्टरिंग हो रही है, उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है कि उस तरह के ग्राफ़िक्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए। ये कुछ उसी तरह का उदाहरण है जो आपको मैंने पहले भी दिया था कि अगर किसी डॉक्टर के पास किसी पेशेंट की एक्स-रे रिपोर्ट भी आती है, ईसीजी रिपोर्ट भी आती है, ईईजी रिपोर्ट भी आती है और उसके साथ में हमारे बॉडी पैरामीटर्स के डिफरेंट मेडिकल टेस्ट हैं, उनकी वैल्यूज़ आती हैं। उन सारी वैल्यूज़ को देख कर के वह डॉक्टर इस बात को कंक्लूड करने की कोशिश करता है कि उस पेशेंट के शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसी के द्वारा वह उसको या तो दवा देता है या अपने जो भी बाकी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका डेटा भी है। डेटा के अंदर क्या है, किसी को आँख से नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमको उस इन्फॉर्मेशन को अपने इन स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना है। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इन कॉन्सेप्ट को ज़रा आज समझिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किस डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एक हम छोटा-सा डेटा सेट लेंगे, आर्टिफ़िशियली क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम अपने इन आर सॉफ्टवेयर के जो कमांड्स हैं, उनको हम अप्लाई करके आपको दिखाएँगे कि किस कमांड से क्या होता है। और उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा, वहाँ पे हम आर का जो एक बिल्ट इन डेटा सेट है, जो बड़े साइज़ का है, हम उसको लेंगे और उसके ऊपर हम ने जो भी अगले लेक्चर में अपने कमांड्स पढ़े हैं, उनको हम अपने रियल डेटा सेट में लगाएँगे। तो अगले 2 लेक्चर्स में आपको उन चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने आज के लेक्चर में और इसके पहले वाले लेक्चर में जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। तो आप इनको समझिए, प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएँगे। तब तक के लिए गुड बाय।